बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम दो अहम पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं, दो अहम इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। पहला इशू है कि जनरल आसिम मुनीर जो पाक फ़ौज के नए सिपह सलार हैं, वो कोई नई डॉक्ट्राइन सामने लाते हैं या वो फिर बाजवा डॉक्ट्राइन पर ही अमल करेंगे। इसके अलावा हमने बात करनी है कप्तान की, यानी कि इमरान खान साहब की, जिन्होंने एक दबंग ऐलान तो कर दिया है सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का, लेकिन क्या वो इस पर अमल पैरा होंगे भी या इस पर अमल करवाने की कोशिश करेंगे भी कि नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब की, जिस पर न सिर्फ पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें थीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी तैनाती से पहले भी, कि पाक फ़ौज का नया सिपह सलार कौन होता है, और तैनाती के बाद भी इस पर नज़रें हैं कि पाक फ़ौज के नए सिपह सलार की पॉलिसी अब क्या होती है। इस हवाले से जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक साबिक अहदेदार हैं आनंद अरनी, उन्होंने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। रॉ के इस साबिक अहदेदार का ये कहना है कि जनरल आसिम मुनीर शुरू में तो बाजवा डॉक्ट्राइन पर ही अमल करते रहेंगे जब तक उनको अपने काबिल इतमाद अफसर नहीं मिल जाते जिनको अहम पोस्टों पर तैनात करें। इस साबिक रॉ के अहदेदार ने यह भी कहा है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को, जो DGISI हैं, उनको उनके ओहदे पर बरकरार रखते हैं और वो DGISI के तौर पर काम करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के साथ जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो मज़ीद बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अपने इस जो बात के हक़ में उन्होंने ये दलील दी है या ये दलाइल पेश की हैं आनंद अरनी ने कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम के दौर में एमन अल ज़वाहिरी को अमेरिका ने एक हमले में, अफ़गानिस्तान में एक हमले में हलाक किया, और ये दौर था लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का। उन्हीं के दौर में जो है फैटफ, यानी कि पाकिस्तान जो फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आया, उन्हीं के दौर में जो F-16 के हवाले से $450 मिलियन का जो पैकेज था उसमें एक्सटेंशन की अमेरिका ने। तो अगर उनको बरकरार रखते हैं जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ जो हैं पाकिस्तान के, पाक फ़ौज के जो नए सिपह सलार हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका के साथ मज़ीद बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, और उस वक़्त तक वो कम अज़ कम इनको बरकरार रखेंगे जब तक उनको काबिल एतमाद ऑफिसर नहीं मिल जाता उनकी जगह तैनाती के लिए। आनंद अरनी का ये भी कहना है कि बतौर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की टोन टूवर्ड्स इंडिया जो है वो सख्त होगी। सख्त इसलिए होगी कि उनको खासा तजर्बा हासिल है कि हाउ टू हैंडल इंडिया या हाउ टू टैकल इंडिया, क्योंकि वो DGMI भी रहे हैं, DGISI भी रहे हैं, और ये दोनों इंतहाई अहम पोस्टें हैं जो इंडिया के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डील करती हैं। इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर माजी में FCNA की भी कमांड कर चुके हैं, यानी कि फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज़ की भी, और वो गुजरांवाला कोर के भी कमांडर रह चुके हैं। आनंद अरनी के मुताबिक ये दोनों पोस्टें इसलिए इंतहाई अहम है कि इनका काम भी इंडिया के हवाले से मामलात को देखना होता है। इसलिए जनरल आसिम मुनीर के हवाले से रॉ के साबिक अहदेदार का कहना है कि उनकी जो टोन है इंडिया के हवाले से वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की निस्बत ज़्यादा सख्त हो सकती है। अच्छा जी, बाज़ इतलात ये भी है कि पाक फ़ौज के तर्जमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर साहब को चेंज कर दिया गया है और उनकी जगह एक मेजर जनरल साहब को लगाया गया है। अहमद शरीफ साहब नाम बताया जा रहा है उनका, कि उनको नया DGISPR तैनात किया गया, ताहम ये गैर मुसद्दिक़ा इतलात हैं। इस हवाले से अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हुई, हो सकता है आने वाले चंद घंटों में इस हवाले से बात वाज़ेह भी हो जाए। अच्छा जी, अब बात करते हैं कप्तान के दबंग ऐलान की। उन्होंने सूबाई असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान करके हरीफ कैंप में खलबली मचा दी है। उनकी सियासी चाल से नबरदज़मा होने के लिए PDM की जो जमातें हैं वो सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचा लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से तो वो शायद कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उधर उनका जोर नहीं चल सकता, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि पंजाब असम्बली को किसी तरह टूटने से बचा लिया जाए। कप्तान की जो है वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब को उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि जनाब पंजाब असम्बली है आपकी अमानत, और देते हैं हम आपको ये ज़मानत कि इसको जब आप कहेंगे तहलील कर दिया जाएगा। खान साहब को ये यकीन दहानी तो करवा दी गई है परवेज़ इलाही की जानिब से। शायद उनके जो बेटे मोनस इलाही हैं वो तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल को देखते हुए
अपने वालिद पर ये ज़ोर दे रहे हैं कि हमें तहरीक इंसाफ के साथ ही चलना चाहिए। खान साहब को परवेज़ इलाही साहब की जानिब से ये गारंटी तो मिल गई है कि जब आप कहेंगे असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि खान साहब खुद भी असम्बलियों को तहलील करने की तरफ नहीं जाएंगे। ताहम एक दबाव ज़रूर रखेंगे हुकूमत पर कि वो जब चाहें असम्बलियों को तहलील करने की जानिब जा सकते हैं, लेकिन शायद खान साहब इलेक्शन को खुद भी 6 से 7 महीने तक ले जाएं। आने वाले दिन इस हवाले से शायद ये वजाहत भी कर दें, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब के पिछले दिनों जो 2 बयानिए थे उनमें यकदम जो है एक चेंज आया। उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी अपने रोल से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि हम पीछे बैठकर देखेंगे कि होता क्या है ये आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, क्योंकि पहले तो वो ये कहते रहे थे कि नई हुकूमत आकर नए आर्मी चीफ को तैनात करे और उतनी देर पर जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 माह की एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन यकदम वो अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हो गए। दूसरा, उन्होंने ये भी ऐलान किया और बल्कि एक बयान दिया कि तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इलेक्शन 1 साल बाद भी हो, अगर 1 साल बाद भी इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ ही हुकूमत पे आएगी। उनके इस आर्मी चीफ के बयान को और उनके इस बयान को अगर हम लेकर चले तो आर्मी चीफ के बयान पर तो उन्होंने पूरा अमल भी किया, यानी कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ पीछे बैठकर देखा कि होता क्या है। अब नए इलेक्शन के मामले पर जो उनका ऐलान है कि 1 साल बाद भी हो जाए तो तहरीक इंसाफ को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीतना हमने ही है। तो ये वाली सूरत हाल भी यही बता रही है कि इमरान खान साहब को जो इशारे नज़र आ रहे हैं, अपना पॉपुलैरिटी ग्राफ जो नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ जो सर्वे रिपोर्ट्स नज़र आ रही हैं, उसके मुताबिक इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो 2/3 अक्सरियत बआसानी ले सकते हैं। लेकिन जो मुल्क की मौजूदा हालात हैं वो अगर मज़ीद 6 से 7 महीने इसी तरह जारी रहते हैं तो हुकूमत की अगर जो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी या थोड़ी बहुत उनके वोट बैंक रह भी गया है तो उसमें मज़ीद दरार पड़ेगी। ये खान साहब को इतलात मिली हैं, तो अब वो 2/3 मेजॉरिटी से भी आगे बढ़कर सोच रहे हैं कि उनको ऐसी थंबिंग मेजॉरिटी मिले जिसके बाद अपोजिशन में मौजूद दीगर जमातें निज़ाम की तब्दीली के हवाले से कुछ भी ना कर सकें। निज़ाम की तब्दीली के हवाले से जो बात मैं कर रहा हूँ वो खान साहब का मेरे ख़्याल में इस बार अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो अवलीन गोल यही होगा कि वो पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करें, और इसका वो बारहा इशारा भी दे चुके हैं। तो अगर उनको 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा मेजॉरिटी मिल जाती है तो ये खान साहब के ख्वाबों को पूरा करने का एक बेहतरीन मौका होगा और वो यकीनी तौर पर सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे। यही वजह है कि वो ये चाह रहे हैं कि प्रेशर टैक्टिक के तौर पर ये असम्बलियाँ तहलील करने का दबाव तो वो हुकूमत पर रखें, लेकिन इलेक्शन जो हैं वो चाहे 6 से 7 महीने बाद हों और हुकूमत का जो वोट बैंक है वो कम से कम हो जाएगा। खान साहब को ये शायद समझाया गया है या उन्होंने खुद से परसीव किया है कि हुकूमत अगर ये मुद्दत पूरी करती है यानी कि अगस्त तक चलती है तो तकरीबन वो 1.5 साल हुकूमत में गुजार लेगी और ख़ान साहब के पास ये बड़ा नादिर मौका होगा कि इलेक्शन में वो मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ ये बयानियाँ लेकर कैंपेन में जाएं कि हम तो इनको कहते थे कि नए इंतखाबात करवाएं, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि इक़्तिदार में रहकर अपने केसेस ख़त्म करवाएं, नैब कवानीन में तरमीम करवाएं, जिसके बाद उन पर केसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। खान साहब के पास ये बयानिया जो है इंतहाई पावरफुल होगा, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो हुकूमत को ये कह रहे हैं कि नए इलेक्शन करवाएं और उन पर दबाव भी डाल रहे हैं। फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जो सियासी चाल चली है उसने हरीफ जमातों को जो है चारों खाने चित कर दिया। आसिफ अली ज़रदारी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं कि किसी तरह परवेज़ इलाही को मनाया जाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो लोग खान साहब को ये समझते हैं कि वो सियासी खिलाड़ी नहीं है, उनकी इस सियासी चाल का जो अतराफ़ है अब उनके दुश्मन भी कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सियासी बयान दे दिए है, जिसकी वजह से पीडीएम की जो जमातें हैं वो शदीद मुश्किलात में आ चुकी हैं। पीडीएम के दीगर रहनुमाओं की तरह आसिफ अली ज़रदारी साहब भी नहीं चाहते कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील हों, और सिंध असम्बली के वाले से वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको 7 से 8 माह या 9 माह मिल जाएं, जिसके दौरान वो कुछ काम सिंध में ऐसे करें जिससे जो पीपल्स पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ है वो बहाल हो सके। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में सिंध से कुछ हमारे मेहमान आए हुए थे, उनसे हमारी मुलाकात थी,
तो उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। उन इंकशाफात में ये बात भी शामिल थी कि तहरीक इंसाफ की जो जड़ें हैं सिंध के शहरी इलाकों से अब सिंध के दही इलाकों तक फैल चुकी हैं और लाड़काना भी अब महफूज नहीं रहा। और लाड़काना जो पीपल्स पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर चुकी है। और यही वो डर है जो आसिफ अली जरदारी को डराए जा रहा है और खौफ का शिकार किए हुए हैं उनको कि किसी तरह 8 से 9 माह मजीद मिल जाएं कि सिंध में कुछ काम ऐसे कर दिए जाएं कि लोगों के सामने पीपल्स पार्टी जब वोट मांगने के लिए जाए तो उनको अवाम की जानिब से रद्द अमल का सामना ना करना पड़े। बहरहाल जी, सिंध के दही इलाकों में भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन अब पहले वाली नहीं रही और तहरीक इंसाफ वहाँ पर भी अपने पंजे गाड़ चुकी है। 2023 के इंतखाबात में हमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तरह सिंध में भी कई अहम बुर्ज उलटते नज़र आएंगे। कई ऐसे रहनुमा जो कि अपने अपने इलाकों में कई कई सालों से कई कई अरसे से जीतते आ रहे थे, हो सकता है, ये मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, कि इस बार जो 2023 के आम इंतखाबात हैं उसमें उनको नाकामी का मुंह देखना पड़े। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।